अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो हेयर और दुआगो विद द न्यू वीडियो। और न्यू वीडियो आपको पता ही है कि ये वीडियो है जी जो नॉवेल्स लिखे हुए हैं, जासूसी नॉवेल्स लिखे हुए हैं इब्न सफ़ी ने, उनका एक नॉवल है जो सबसे पहला नॉवल है जासूसी अदब का। वो उन्होंने कर्नल फरीदी सीरीज़ के ऊपर लिखा है और उस नॉवल का नाम है दिलेर मुजरिम और उसके हम 10 चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट है। उसका चैप्टर नंबर 10 का नाम है अर्रे। ठीक है, तो ये जो अरे वाला जो एक चैप्टर है ये स्टार्टेड है और इसका मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। कर्नल फरीदी साहब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक कत्ल को और वो कत्ल है सबीता देवी का। और सबीता देवी डॉक्टर शौकत की मुँह वाली माँ थी और डॉक्टर शौकत जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं इस वक्त राजरूप नगर में नवाब वजाहत मिर्ज़ा का, आई थिंक, और नवाब वजाहत मिर्ज़ा है शायद, वही है। और नवाब सलीम जो है उनको कर्नल फरीदी ने बांध रखा है और नवाब सलीम ही सस्पेक्टेड मुजरिम लग रहे हैं इस वक्त तक के लिए। और कर्नल फरीदी उन पर जो है वो चार्जशीट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं नावल की तरफ। अखबारों में मेरी मौत की खबर सुनकर शायद तुम रात ही को शहर आ गए थे। मेरे लिए हस्पताल से एक मुर्दा हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम ना था और शायद तुमने दूसरे दिन कब्रिस्तान तक मेरी लाश का पीछा किया। मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम एक अच्छे साजिशी ज़रूर हो लेकिन अच्छे जासूस नहीं। तुमने ये भी ना सोचा कि 5 गोलियाँ खाने के बाद बहोशो हवास 15 मील की मुसाफत तय करना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। उस रात तुमने सार्जेंट हमीद के घर के भी चक्कर काटे थे लेकिन शायद उस वक्त तुम वहाँ मौजूद न थे जब वो नेपाली के भेस में राजरूप नगर इसलिए आया था कि डॉक्टर तौसीफ को इस बात की इत्तला पुलिस को करने से रोक दे कि मैं उससे मिल चुका हूँ और राजरूप नगर से वापसी पर हादसा पेश आया। मैंने एक बार रिपोर्टर के भेस में मिलकर बहुत सख्त गलती की, इसलिए तुम मुझे पहचानते थे और क्यों ना पहचानते, जबकि मेरा कई बार तुम पीछा कर चुके थे। उस रात भी तुमने मेरा पीछा किया था जब मैं नेपाली के कत्ल के बाद घर वापस आ रहा था। फिर तुमने मतलब इन्होंने खुद तो नहीं किया, इंस्पेक्टर फरीदी ज़ाहिर नेपाली का कत्ल हो चुका था तो वो उसके बाद जो है वो उसके इन्वेस्टिगेट करके घर वापस आ रहे थे कर्नल फरीदी। ठीक है, फिर तुमने कुबड़े के भेस में सर्जेंट हमीद को गलत राह पर लगाने की कोशिश की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हें शुबा हो गया है कि मैं तुम्हें मुश्तबा समझता हूँ, लिहाजा वापसी में तुमने मुझ पर गोली चलाई और राइफल प्रोफेसर के हाथ में देकर फरार हो गए। प्रोफेसर से गुफ्तगू करते वक्त मैंने अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि गोली चलाने तो दरकिनार वो उस राइफल के इस्तेमाल से वाकिफ़ तक न थे। ठीक है, लें जी, वो उसके इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं था प्रोफेसर। ठीक है, तुमने मुझे कस्बे की तरफ मुड़ते देखा। इस मौके को गनीमत जानकर तुम वहाँ से 2 मील के फासले पर झाड़ियों में जा छुपे और तुम उसी तांगे पर गए थे जो सड़क पर खड़ा था। तुमने खुद ही मदद के लिए चीख कर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। फिर तुमने गोलियां चलानी शुरू कर दी। उस वक्त मेरे जहन में ये नई तदबीर आई जिसके नतीजे में आज तुम एक चूहेदान में फंसे हुए किसी चूहे की तरह बेबस नजर आ रहे हो। इंस्पेक्टर फरीदी इतना कहकर सिगरेट सुलगाने के लिए रुक गया। न जाने तुम कौन हो और क्या बक रहे हो। सलीम ने झुंझला कर कहा, खैरियत इसी में है कि मुझे खोल दो वरना अच्छा ना होगा। अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है, फरीदी ने शाने हिलाकर कहा और झुककर दूरबीन में देखने लगा। ले जी, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो चुका है और उसका नाम है जी कातिल फरार। तो कातिल फरार हो गया जी, तो तुम मुझे नहीं खोलोगे। देखो, मैं कह देता हूँ, बस बस, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, मुझे डॉक्टर शौकत का कारनामा देखने दो। देखो मिस्टर सलीम तेजी से बोला, अव्वल तो मुझे यकीन नहीं कि तुम सरकारी जासूस हो और अगर हो भी तो मुझे इससे क्या सरोकार। आखिर तुमने मुझे किस कानून के तहत यहाँ बांध रखा है? इसलिए कि तुम एक इकबाली मुजरिम हो। अभी अभी तुमने अपने जुर्मों का एतराफ़ किया है। क्या ये तुम्हारे हाथ बांधने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या अहम कौन किसी बातें कर रहे हो? सलीम ने कह लगा कर कहा, क्या तुम इसे सच समझो? झूठ समझने की कोई वजह नहीं, फरीदी ने दूरबीन पर झुकते हुए कहा। होश के नाखून लो मिस्टर सुराग रसां, सलीम बोला। कुछ देर कबल एक पागल आदमी से गुफ्तगू कर रहा था। अगर मैं उसकी हाँ में हाँ ना मिलाता तो वो मेरे साथ मिल जाने क्या बर्ताव करता। मैं उसके जालिमाना रुझानात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लिहाजा जान बचाने के लिए इसके अलावा और क्या चाह रहा था। वाह मेरे भोले सुराग रसां, वाह। फरीदी सीधा होकर बैठ गया। वो सलीम को हैरत से देख रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ, मुझे फ़ौरन खोल दो।
इंसान से ही गलती होती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे अफसरों से तुम्हारी शिकायत न करूँगा। फरीदी उसे बेबसी से देख रहा था और सलीम के होठों पर शरारत आमेज़ मुस्कुराहट खेल रही थी। खैर खैर कोई बात नहीं, फरीदी संभल कर बोला, लेकिन आज तुमने डॉक्टर शौकत को कत्ल करने की जो कोशिशें की हैं वो खुद मैंने देखी हैं। डॉक्टर शौकत की कार में मैंने बिगाड़ी थी। मैं ये पहले से जानता था कि इस वक्त कोठी में कोई कार मौजूद नहीं थी। मैं दरअसल इसे पैदल ले जाना चाहता था, महज ये देखने के लिए कि हकीकतन साजिशी कौन है। क्या तुम कार का बहाना करके वहाँ से नहीं टल गए थे, या तुमने प्रोफेसर को जहरीली सुई देकर उसे शौकत से हाथ मिलाने के बहाने चुभो देने पर आमादा नहीं किया था। जब तुमने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला तब भी मैं तुमसे थोड़ी ही दूर के फासले पर मौजूद था और मैंने ही डॉक्टर शौकत को बचाया था। न जाने तुम कौन सी दास्तान अमीर हमजा बयान कर रहे हो। सलीम ने उकता कर कहा, अक्लमंद आदमी, ज़रा सोचो तो आखिर मैं डॉक्टर शौकत की जान लेना ही क्यों चाहूँगा, जबकि वो मेरे लिए कतई अजनबी है। तुम कहोगे कि मैंने ऐसा महज इसलिए किया कि चचा जान पर ना हो सके, लेकिन ऐसा सोचना हिमाकत होगी। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही उनका खात्मा कर देता और किसी को खबर तक नहीं होती। क्या कहा? शौकत तुम्हारे लिए अजनबी है? फरीदी ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। अच्छा जी, ठीक है, तुम इसीलिए इस उसके लिए अजनबी हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं। क्या बताऊँ कि तुम उसकी जान क्यों लेना चाहते हो? फरीदी के अल्फाज का असर हैरत अंगेज था। सलीम फिर सुस्त पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ का इजहार हो रहा था। उसके जहन में खौफ और दिलेरी बाहमी कश्मकश में मुब्तला थे। आखिरकार उसने खौफ पर काबू पा लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? उसने फरीदी से पूछा। तुमको कानून के हवाले करना है, लेकिन किस कानून की रूह से? तुमने अभी अभी बहुत बड़े बड़े जुर्मों का एतराफ़ किया। अच्छा चलो यही सही, वो फरीदी की घबराहट से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ बोला। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने एक बाले जुर्म किया है? अदालत में तुम किसे गवाह की हैसियत से पेश करोगे, जबकि यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा नहीं? देखो मिस्टर फरीदी, मुझे झांसा देना आसान काम नहीं। तुम इस तरह अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा चलाकर कामयाब नहीं हो सकते। तब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। फरीदी ने हाथ मलते हुए बेबसी से कहा, काश मैं सार्जेंट हमीद को भी यहाँ लाया होता। सलीम ने ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, अभी कच्चे हो मिस्टर जासूस। उफ मेरे खुदाया, फरीदी ने बौखला कर कहना शुरू कर दिया। लेकिन तुमने अभी मेरे सामने एक बाले जुर्म किया है कि तुम कातिल हो। हकलाओ नहीं प्यारे, सलीम बेसाख्ता हंसता हुआ बोला। लो मैं एक बार फिर इकरार जुर्म करता हूँ कि मैंने ही शौकत को कत्ल करवाने की कोशिश की थी। मैंने ही नेपाली को भी हायर किया था। ठीक है, मैंने ही तुम पर गोलियां बरसाई थी, लेकिन फिर क्या? तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं खिताब याफ्ता ख़ानदान का फ़र्द हूँ, राजरूप नगर का रहने वाला नवाब। तुम्हारी बकवास पर किसे यकीन आएगा? बहुत अच्छे बरखुरदार, फरीदी ने हंसते हुए कहा। बहुत अक्लमंद हो, लेकिन वाज़ेह रहे कि अब तुम जो इकबाल जुर्म कर चुके हो वो पागल प्रोफेसर के सामने नहीं, बल्कि महकमा सुराग रसानी के इंस्पेक्टर फरीदी के सामने किया है। तो फिर इससे क्या? मैं 1000 मरतबा इकबाल जुर्म कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ हम दोनों के सिवा और कौन है? कहो तो एक बार फिर दोहरा दूँ, सलीम ने कहका लगा कर कहा। बस बस काफ़ी है, फरीदी ने जली हुई सिगरेट का टुकड़ा फेंकते हुए कहा। तुम फरीदी को नहीं जानते। इधर देखो इस अलमारी में, लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई देता। ठहरो, मैं मोमबत्ती उठाता हूँ। देखो बेटा सलीम, ये एक बहुत ताकतवर ट्रांसमीटर है और अभी हाल ही की इजाद है। एक मुख्तसर सी बैटरी इसे चलाने के लिए काफ़ी होती है। क्या समझे? इसके ज़रिए मेरी और तुम्हारी आवाज़ें महकमा सुराग रसानी के दफ्तर तक पहुँच रही होगी और उनका बाकायदा रिकॉर्ड उतारा जा रहा है। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम मामूली जहानत के मुजरिम नहीं, इसलिए मैंने इसका पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। अब कहो कौन जीता? फरीदी ने कहका लगाया और सलीम निढाल होकर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उसे अपना दिल सर के उस हिस्से में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था जहाँ चोट लगी थी, लेकिन उसके जहन ने अभी तक शिकस्त कबूल न की थी। सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा उसके करीब ही पड़ा था। उसने फरीदी की नज़र बचाकर जो नहायत इत्मीनान से दूरबीन पर झुका हुआ था, उसे पैर से आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खिसकाना शुरू किया। सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा रस्सी के एक बाल से लगा हुआ था और उसे आहिस्ता आहिस्ता जला रहा था। सलीम ने अपने दोनों हाथ समेट कर रस्सी के सामने कर लिए। रस्सी खुश्क थी या सलीम की तकदीर यावर आग अपना काम कर रही थी। फरीदी बदस्तूर दूरबीन पर झुका हुआ था। दफतन सलीम सोफे समेत दूसरी तरफ पलट गया। फरीदी चौंक कर उसकी तरफ झपटा, लेकिन कबल इसके कि फरीदी कुछ कर सकता, सलीम रस्सी के बलों से आज़ाद हो चुका था।
फरीदी उस पर टूट पड़ा, लेकिन सलीम को ज़ेर करना आसान काम न था। थोड़ी देर दोनों गुत्थम गुत्था हुए हाँप रहे थे। सलीम को सुस्त पाकर फरीदी को जेब से पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया, लेकिन सलीम ने उस फुर्ती के साथ उससे पिस्तौल छीन लिया जैसे वो इसी का मुंतज़िर हो। इसी कश्मकश में पिस्तौल चल गया। फरीदी ने चीख मारी और गिरते गिरते उसका सर दूरबीन से टकरा गया। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत ज़मीन पर ऊंधा पड़ा रहा। सलीम खड़ा हाँप रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। दफतन वो ट्रांसमीटर के सामने खड़ा होकर बुरी तरह खांसने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे उस पर खांसियों का दौरा पड़ गया। और फिर भराई हुई आवाज़ में बोलने लगा, मैं इंस्पेक्टर फरीदी बोल रहा हूँ। अभी सलीम मेरी गिरफ्त से निकल गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसने पैर में गोली मार दी शायद। अब वो मेरी कैद में है। मैं उसे पुलिस के सपुर्द करने जा रहा हूँ। बकिया रिपोर्ट कल सुबह 8 बजे। अब सलीम ने ट्रांसमीटर उठाया। सलीम ने ट्रांसमीटर का तार बैटरी से अलग कर दिया। उसके पुर्जे इधर उधर हो गए। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करता हुआ नीचे उतर रहा था। खौफनाक लम्हे। इंस्पेक्टर फरीदी ने अपनी मौत शाया कराने में बड़ी एहतियात से काम लिया था। खौफनाक लम्हे जी। खौफनाक लम्हे चैप्टर नंबर 12। ठीक है। कातिल का फरार इस चैप्टर नंबर 11। खौफनाक लम्हे इस चैप्टर नंबर 12। इंस्पेक्टर फरीदी ने अपनी मौत की खबर शाया कराने में बड़ी एहतियात से काम लिया था। राजरूप नगर के जंगलों में दुश्मन से मुकाबला करते वक्त अचानक उसके जहन में तदबीर आई। वो खामखा इस तरह चीख कर भागा था जैसे वो ज़ख्मी हो गया हो। वह अस्पताल वहाँ चीफ इंस्पेक्टर को बुलवाकर उसे साले हालात बताए और उससे मदद मांगी। ये चीफ इंस्पेक्टर ने पुलिस कमिश्नर से मशवरा करके पुलिस कमिश्नर से मशवरा करके पुलिस अस्पताल के इंचार्ज साहब को से सब मामला तय कर लिए थे, लेकिन उसे यह ना बताया गया था कि ड्रामा खेलने का मकसद क्या है। सिविल अस्पताल से खुफिया तरीका पर एक लाश हासिल की गई। फिर इस पर इंस्पेक्टर फरीदी का मेकअप किया गया। यही वजह थी कि सलीम आसानी से धोखा खा गया था। इन सब बातों से फुर्सत पाने के बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने भेस बदल कर अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। तीसरे दिन अचानक कर्नल तिवारी के तबादले का हुक्म आ गया और उसे सिर्फ इतनी मोहलत मिल सकी कि उसने डॉक्टर तौसीफ को एक खत लिख दिया। और इंस्पेक्टर फरीदी को अब सलीम पर महज शुबा ही शुबा था। उसकी तहकीकात का रुख ज़्यादातर प्रोफेसर की तरफ रहा। इस सिलसिले में उसे इस बात का इल्म हुआ कि सलीम प्रोफेसर को धोखे में रखकर अपना आलाकार बनाए हुए हैं। ठीक है, पपेट बनाए हुए हैं। प्रोफेसर के मुतालिक उसने एक बिल्कुल नई बात मालूम की थी जिसकी इत्तला सलीम को ना थी। वो ये कि प्रोफेसर नाजायज़ तौर पर कोकेन हासिल किया करता था। जिस तरीके से कोकेन उस तक पहुंचा करती थी वो इंतहाई दिलचस्प था। उसे एक हफ्ता के इस्तेमाल के लिए कोकेन मिला करती थी। कोकेन फरिशों के गिरोह एक आदमी हर हफ्ता एक पैकेट कोकेन उसके लिए लाकर पुरानी कोठी के बागीचे में छुपा दिया करता था। वहीं उसके दाम भी रखे हुए मिल जाते थे। वो एक बार उसे मालियों ने टोका भी, लेकिन उसने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि वह दवा के लिए बैर बहूटी तलाश कर रहा है। फरीदी ने फिलहाल उस गिरोह को पकड़वाने की कोशिश न की क्योंकि उसके सामने उससे भी ज़्यादा अहम मामला था। डॉक्टर शौकत के राजरूप नगर जाने से एक दिन कबल ही उसने कोठी के एक माली को भारी रकम देकर अपने साथ मिला लिया था। इसलिए कोठी के अफराद के मुतालिक सब कुछ जान लेने में कोई ख़ास दिक्कत पेश न हुई। ऑपरेशन वाली रात सर्जेंट हमीद भी वहाँ आ गया। फरीदी ने उसे प्रोफेसर को बहला फुसला कर माली के झोंपड़े तक लाने के लिए तैनात कर दिया। इसलिए पूरी स्कीम पहले ही मुरतब हो चुकी थी। हमीद ने प्रोफेसर से कोकेन फरोशों के गिरोह के एक नुमाइंदे की हैसियत से मुलाकात की और उसे कोकेन देने का लालच दिलाकर माली के झोंपड़े तक लाया। यहाँ कोकेन में किसी किस्म की कोई नशावर चीज़ दी गई जिसके असर से प्रोफेसर बहुत जल्द बेहोश हो गया। उसके बाद इंस्पेक्टर फरीदी ने उसके कपड़े खुद पहन लिए और ट्रांसमीटर को गठड़ी में बांधकर झोंपड़ी से निकल गया। झोंपड़े से बाहर जिसने उछल कूद मचाई थी वो इंस्पेक्टर फरीदी ही था। जब फरीदी को गए हुए काफ़ी अरसा हो गया तो हमीद का दिल घबराने लगा। उसने सोचा कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ गया हो। हर चंद के फरीदी ने उसे बेहोश प्रोफेसर को सोता छोड़कर कहीं जाने की इजाज़त न दी, लेकिन उसका दिल न माना। वो प्रोफेसर को सोता छोड़कर पुरानी कोठी की तरफ रवाना हो गया। मीनार में वो इस वक्त दाखिल हुआ जब सलीम जा चुका था। ट्रांसमीटर चूर चूर होकर फर्श पर बिखरा पड़ा था और फरीदी अभी तक उसी तरह पड़ा था।
हमीद बदिक्कत तमाम अपनी चीख रोक सका। उसने दौड़कर फरीदी को उठाने की कोशिश की, वो बेहोश था। बज़ाहिर कहीं कोई चोट ना मालूम होती थी। थोड़ी देर बाद वो कराह कर करवट बदल गया। हमीद ही उसे हिलाने लगा। वो चौंक कर उठ बैठा। तुम, उसने आंखें मलते हुए कहा। वो मरदूद कहाँ गया? कौन? वही सलीम। फरीदी ने हाथ मलते हुए कहा। अफसोस हाथ आकर निकल गया। फिर उसने जल्दी जल्दी सारे वाक़यात बता दिए। उसने तो अपनी दानिश में मार ही डाला था, फरीदी ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, मैंने फिर उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बुरा हो उस दूरबीन का कि सब किया धरा खाक में मिल गया। अगर मेरे सर इससे न टकराता तो मैंने पाला मार लिया था। अरे इस ट्रांसमीटर को क्या हुआ? तोड़ दिया कमबख्त ने। ऐसा दिलेर मुजरिम आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। आइए तो चलिए उसे तलाश करें, हमीद ने कहा। पागल हुए हो? अब तुम उसकी गर्द भी नहीं पा सकते। वो मामूली जहानत का नहीं। देखूं तो ऑपरेशन का क्या रहा? उसने दूरबीन के शीशे से आंख लगा दी। थोड़ी देर तक वो खामोश रहा। अरे, वो चौंक कर बोला, ये पाइप के सहारे दीवार पर कौन चढ़ रहा है? सलीम, इसका क्या मतलब? अरे वो तो खिड़की के करीब पहुंच गया। ये उसने जेब से क्या चीज़ निकाली है? ये नलकी कैसी? अरे लो गज़ब! वो नलकी को होठों में दबा रहा है। कत्ल, कत्ल! हमीद, अब डॉक्टर शौकत इतनी खामोशी से कत्ल हो जाएगा कि उसके करीब खड़ी नर्स को भी उसकी खबर ना होगी। उफ, क्या किया जाए? जितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे वो अपना काम कर चुका होगा। कमबख्त पिस्तौल भी तो अपने साथ लेता गया। पिस्तौल मेरे पास है, लेकिन बेकार। इतनी दूर से पिस्तौल किस काम का हो? क्या किया जाए? उसकी नलकी में वो जहरीली सुई है। अभी वो एकदम फूंक मारेगा और सुई नलकी से निकल कर डॉक्टर शौकत को जा लगेगी। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा? और शायद निशाना ले रहा है। और ठीक याद आ गया, वो मैंने राइफल नीचे देखी थी। ठहरो, मैं अभी आया। ये कहकर दौड़ता हुआ नीचे चला गया। वापसी पर उसके हाथ में वही छोटी सी राइफल थी जो उसने प्रोफेसर के हाथ में देखी थी। उसने उसे खोल कर देखा। उसके मैगजीन में कई कारतूस बाकी थे। हटो हटो, खिड़की से जल्दी हटो। उसने खिड़की से निशाना लिया। बीमार के कमरे से आते हुई रोशनी में सलीम का निशाना साफ नजर आ रहा था। फरीदी ने राइफल चला दी। सलीम उछल कर एक धमाके के साथ ज़मीन पर आ रहा। वो मारा। उसने राइफल फेंक कर जीने की तरफ बढ़ते हुए कहा। हमीद भी उसके पीछे था। ये लोग उस वक्त पहुंचे जब बेगम साहिबा, नजमा, डॉक्टर तौसीफ और कई मुलाजमीन वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। औरतों की चीखों पुकार सुनकर डॉक्टर शौकत भी नीचे आ गया था। वेरी वेल, ये तो सही हुआ है। फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कहो डॉक्टर, ऑपरेशन का क्या रहा? शौकत चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। तुम, उसने मुंह फाड़ते हुए हैरत से कहा। हाँ हाँ, मैं भूत नहीं। बताओ ऑपरेशन का क्या रहा? कामयाब, शौकत ने बौखला कर कहा। लेकिन लेकिन मैं महज तुम्हारे लिए मरा था मेरे दोस्त। ये देखो, आज जिसने तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाला था वो तुम्हारे सामने मुर्दा पड़ा है। अब सारे लोग फरीदी की तरफ मुतवज्जे हो गए। आप लोग बराए करम लाश के करीब से हट जाइए और हमीद, डॉक्टर शौकत की कार पर थाने चले जाओ। ठीक है जी गाइज, बस यहीं तक काफ़ी है। वो थाने चले गए हैं डॉक्टर शौकत की कार में। और आपको पता है कि इस तरह की वीडियोस मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बना सकता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग और भी कोशिश करेंगे तो बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यह है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियोस देखेंगे तो मैं भी आपकी चैनल की वीडियोस देखूंगा और उसे लाइक करूंगा। तो ये है जी एक सीधा साधा सच्चा सौदा। और यहाँ तक बात पहुँच चुकी है तो हम इसे आगे भी पहुँचाएंगे और इस नावल को एंड की तरफ लेकर जाएंगे, इस नावल को ख़त्म करेंगे। तो टिल देन, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मी साइनिंग ऑफ, गुड बाय।